हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 2 के चैप्टर 3 के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने जितने भी पिछले यूनिट्स कवर किए हैं आप उनकी वीडियो ज़रूर देखें। उनके रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है नौकरशाही का सिद्धांत के रिगार्डिंग। ठीक है, नौकरशाही जो व्यवस्था है उसके सिद्धांत के ऊपर है। और ये जो चैप्टर के बारे में बताया गया है, इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे मैक्स वेबर की। ठीक है, मैक्स वेबर एक आप कह सकते हैं सिद्धांतकर्ता है, जिन्होंने सिद्धांत दिया था नौकरशाही का। तो उनके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स वेबर के जीवन के बारे में। तो मैक्स वेबर का जन्म हुआ था 1864 में और उनकी मृत्यु हुई 1920 में। और उनका जन्म हुआ था पश्चिम जर्मनी में। यह एक व्यावसायिक परिवार, मतलब कि बिजनेसमैन फैमिली से रिगार्डिंग रिलेट थे। ठीक है, जो कि वस्त्र निर्माण करते थे। ये उस फैमिली में जन्मे थे जिनमें कि लोग घर में कपड़ों का निर्माण करते थे, वस्त्र का निर्माण करते थे। 1882 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय से कानून की अध्ययन किया। 1882 में उन्होंने अपनी पढ़ाई, बेसिक जो पढ़ाई होती है वो अपनी कंप्लीट करी। और उसके बाद उन्होंने हैडलबर्ग विश्वविद्यालय से अपनी किस प्रकार की पढ़ाई करी? कानून का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कानून विषय पर अनेक लेख लिखे, जिसमें कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कानून विषय पर, क्योंकि उन्होंने कानून की पढ़ाई करी थी, तो उन्होंने कानून के विषय पर कई सारे लेख लिखे, आप कह सकते हैं आर्टिकल्स, जिनमें उन्होंने किस चीज़ की बात करी? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का काफ़ी अच्छे से उल्लेख किया है। उसके बाद उनके मुख्य लेखों में शामिल हैं सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत, सामान्य आर्थिक इतिहास और प्रोटेस्ट विशाल और पूंजीवाद की भावना। इन सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग उन्होंने अपने लेख लिखे हैं। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो नौकरशाही का अर्थ क्या होता है? सिंपली ये जितने भी पॉइंट्स बनाए गए हैं ये आपकी बुक्स में से पढ़ाई करके और इंटरनेट पे पॉइंट्स को ढूंढ के लिखे गए हैं। तो जो नौकरशाही का अर्थ है वो बताया गया है कि नौकरशाही का सरल अर्थ क्या है? डेस्क सरकार। नौकरशाही का सरल अर्थ है डेस्क सरकार। डेस्क मतलब मेज। ठीक है, तो मेज सरकार आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप डेस्क सरकार भी लिख सकते हैं। तो नौकरशाही का अर्थ क्या है? डेस्क सरकार। 1745 में फ्रांस के विसेंट डी गुर्नी ने पहली बार नौकरशाही शब्द को गढ़ा था। ठीक है, तो 1745 में फ्रांस के एक व्यक्ति थे विसेंट डी गुर्नी ने सबसे पहले नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद फ्रांसीसी लेखकों ने नौकरशाही शब्द को लोकप्रिय बनाने लग गए, परंतु इसका उपयोग 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, तो 1745 में एक व्यक्ति ने यूज़ किया, पर उसके बाद उसका जब यूज़ स्टार्ट हुआ वो हुआ 19वीं शताब्दी में। उनकी राय में आधुनिक समय में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने बताया कि वर्तमान समय में या फिर आधुनिक समय में जो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है आर्थिक, वो बहुत ज़्यादा है। इस जिसके कारण पूंजीवादी प्रणाली को एक दक्ष प्रणाली की आवश्यकता है, जो कि नौकरशाही प्रणाली है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि अगर किसी देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था है तो उस व्यवस्था में नौकरशाही व्यवस्था का होना आवश्यक है, अगर हम चाहते हैं कि वो देश विकास करे, इसलिए। फिर आता है प्राधिकार पर मैक्स वेबर के विचार। मैक्स समाजशास्त्री घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जहां प्रभुत्व के सिद्धांत को सामान्य संदर्भों में समझा जा सकता है। तो मैक्स वेबर सामाजिक शास्त्र के रूप में, जो समाज शास्त्र है, ठीक है, उसके रूप में किसका वर्णन करते हैं? नौकरशाही व्यवस्था का वर्णन करते हैं। फिर बताते हैं कि प्रतिकार, यहाँ पर प्रतिकार आएगा। प्रतिकार शक्ति के प्रयोग को वैध बनाता है, जहाँ एक व्यक्ति स्वेच्छा से आदेश और आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, प्रतिकार एक आप कह सकते हैं कि एक शक्ति है जो कि एक व्यक्ति को इतना, आप कह सकते हैं कि उसको एलिजिबल बनाता है कि वो अपनी इच्छा से आदेश दे सके और अपनी इच्छा से आज्ञाओं का पालन कर सके। इस प्रकार से वो बताते हैं। फिर आता है कि प्राधिकार के प्रकार। ये 3 प्रकार हैं प्राधिकार के, तो हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो पहला आता है करिश्माई प्राधिकार, फिर आता है परंपरागत प्राधिकार, फिर तीसरा आता है विधिक तार्किक प्राधिकार। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। करिश्माई प्राधिकार का मैं अगर आपको ऊपर से बताऊं तो
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोग पागल होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके इतने ज़्यादा सपोर्टर होते हैं, लोग उनको बस इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं करिश्माई व्यक्ति हैं, जिनके पीछे लोग एक पूरी तरह से पागल से होते हैं। अब इसके हिसाब से देखें तो करिश्माई शब्द की व्याख्या मनोहरता का उपहार के रूप में देखी जा सकती है। करिश्माई जो शब्द है उसकी आप अगर व्याख्या करेंगे तो आपको मिलेगा मनोहरता, मतलब कि उपहार के रूप में देखा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा हमें उपहार दिया जाता है तो उसको हम करिश्माई देख सकते हैं, शब्द में कह सकते हैं। करिश्माई नेताओं के पास कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जो कि उन्हें सामान्य आदमियों से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो करिश्माई व्यक्तियों के पास कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं जो कि वो आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा उन्हें अलग बनाते हैं। हर हीरो मसीहा या कोई पैगंबर हो सकता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हीरो हो सकता है, मसीहा हो सकता है या फिर कोई पैगंबर भी हो सकता है। और जादुई शक्तियों के कारण उनकी व्यापक स्तर पर स्वीकृति होती है। अब एक प्रकार से उनके पास जादुई शक्तियाँ तो नहीं होती हैं, पर बात करें कि उनके बोलने का तरीका, ठीक है, उनके समझाने का तरीका इतना ज़्यादा अलग होता है कि लोग उनकी हर बात को मानते हैं। फिर बात करें जो कि वैदिक प्रणाली का आधार बनता है। करिश्माई नेताओं के अनुयायियों उन पे पूरी निष्ठा रखते हैं। प्रतिकार के इस प्रकार के प्रशासन तंत्र स्थिर और बहुत ही ढीला होता है, स्थिर होता है पर बहुत ढीला होता है, क्योंकि इनमें अनुयायी नेता की पसंद और नापसंद के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, तो करिश्माई नेताओं की बात करें हम तो करिश्माई नेता वो नेता होते हैं जिनके बोलने समझाने के तरीके कुछ अलग होते हैं और जनता उनके हर बात को मानती है। ठीक है, अगर हम बात करें एक उदाहरण के साथ तो भारत का जब आप कह सकते हैं स्वतंत्रता मिली थी, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उस समय आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इतनी बार आप कह सकते हैं कि सत्ता में आई, किस लिए? क्योंकि उनके पास करिश्माई नेता थे। जैसे कि आप बात करें लाल बहादुर शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगातार 3 से 4 बार कांग्रेस पार्टी जीती है और उसने कई बार अपनी सरकार बनाई है। तो यही एक कारण है उनके करिश्माई नेताओं का। फिर बात करें परंपरागत प्रतिकार का। परंपरागत प्रतिकार अतीत की अच्छाइयों से अपनी वैधता करता है। ठीक है, परंपरागत प्रतिकार से तात्पर्य है कि अतीत में किए गए कुछ अच्छे काम आपको वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स दे रहे हैं। जहाँ परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जहाँ पे काम, यहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे कार्य, काम या फिर कार्य, जहाँ पर कार्य परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। मतलब कि जो भी काम होगा वो पिछले जो रीति रिवाज है उनके अकॉर्डिंग ही होगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। जो व्यक्ति इस अधिकार का प्रयोग करता है उन्हें स्वामी कहा जाता है, और जो स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम बात करें यहाँ पे स्वामी की, तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाता है वो स्वामी है, और जो लोग उसे फॉलो करते हैं वो उनके अनुयायी हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरा विधिक तार्किक प्रतिकार। विधिक तार्किक प्रतिकार के अंतर्गत संगठनों के कई सदस्यों पर नियम न्यायिक रूप से लागू होते हैं। ठीक है, इस वाली व्यवस्था में जो भी एक संगठन के अंदर कुछ नियम बनाए जाते हैं वो नियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं। आधुनिक समय में प्राधिकार प्रभुत्वशाली भूमिका निभाता है। ठीक है, वर्तमान में ये जो प्राधिकार है, प्राधिकार व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व आप कह सकते हैं भूमिका निभाता है। यह विधिक है क्योंकि यह व्यवस्था नियम और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। ठीक है, विधिक तार्किक प्राधिकार जो है ये व्यवस्था पूरी तरह से नियम पे आधारित होती है। ठीक है, ये यहाँ पे जितने भी काम होते हैं एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ना भी किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे इंटरफेयर नहीं होता। ठीक है, आधारित होते हैं। यह तार्किक है क्योंकि यह स्पष्ट तौर से परिभाषित है। ठीक है, विधिक तार्किक प्राधिकार जो है ये एक प्रकार की व्यवस्था है जो कि पूरी तरह से तार्किक है। तार्किक है मतलब इसका हर एक कार्य तर्क देके किया जा सकता है, और इस प्रकार का प्रयोग करने वाले सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारी के रूप में निर्देशित किया जाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाता है उसे उस व्यक्ति को एक अलग से ही अधिकारी का रूप दिया जाता है। अब बात करें वेबर के नौकरशाही पर विचार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैक्स वेबर बताते हैं कि उन्होंने नौकरशाही का उल्लेख प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त अधिकारियों के रूप में किया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आप कह सकते हैं जो विवरण किया है वो किसके रूप में किया है? प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त, प्रशासन में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनमें जो भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनको ये नौकरशाही के रूप में बताते हैं। वेबर मानते हैं कि विधिक
विधिक तार्किक प्राधिकार नौकरशाही से मुख्य स्थान है। ठीक है, विधिक तार्किक जो प्राधिकार है वो नौकरशाही से मुख्य स्थान प्राप्त है उसे। वेबर के लिए नौकरशाही प्रशासन से तात्पर्य ज्ञान शक्ति द्वारा प्रभुत्व से है, विशेष तौर पर तार्किकता उसका मूल गुण है। वेबर का अगर हम बात करें सिंपल से कि उनका वेबर का नौकरशाही प्रशासन से क्या तात्पर्य है, तो ज्ञान की शक्ति मतलब नॉलेज की जो पावर है के द्वारा प्रभुत्व, ज्ञान की शक्ति के द्वारा जितना भी शासन बैठाया गया है, शासन बनाया गया है, ठीक है, वो पूरी तरह से तार्किक होता है और उसका एक ये मूल गुण भी है। बस यही उन्होंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संगठन में आधुनिक स्वरूप का विकास जो कि नौकरशाही प्रशासन के निरंतर विस्तार और विकास से मेल खाता है। संगठन के आधुनिक स्वरूप, वर्तमान में जितने भी संगठन है वो आधुनिक स्वरूप ही कहलाते हैं, का विकास जो कि नौकरशाही प्रशासन के निरंतर विस्तार और विकास में मेल खाता है। नौकरशाही ने यहाँ पे हर एक संगठन को नौकरशाही ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है उसके विकास करने के लिए, क्योंकि नौकरशाही प्रशासन ही सामान्य परिस्थितियों में रहता है और औपचारिक और तकनीकी तौर से काफ़ी तार्किक का प्रयोग करता है। ठीक है, तो नौकरशाही व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सारे काम एक सामान्य स्थिति में होते हैं और औपचारिक रूप से होते हैं और तकनीकी तौर पर काफ़ी तार्किक भी होता है, मतलब जितने भी काम किए जाते हैं उनका तर्क दिया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार बड़े स्तर पर प्रशासन के लिए नौकरशाही एक कुशल यंत्र है जो कि काफ़ी विकसित हो चुका है और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था इस पर बहुत अधिक निर्भर है। ठीक है, तो मैक्स वेबर बताते हैं कि नौकरशाही एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, ठीक है, किसी भी देश में। साथ में बड़े स्तर पर अगर हमें कोई प्रशासन चलाना है तो नौकरशाही व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे नौकरशाही की विशेषताएं बताई गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपसे ये पूछा जाए कि नौकरशाही की विशेषताएं आप बताएं, तो आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से याद करिए। पहली विशेषता है कि यह नौकरशाही स्पष्ट श्रम विभाजन पर आधारित है। ठीक है, स्पष्ट श्रम विभाजन से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को बहुत सारे काम नहीं दिए जाते, मतलब कि कामों को बांट दिया जाता है अलग अलग व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुसार। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को कुछ निश्चित उत्तरदायित्व दिए जाते हैं जो कि विधिक सप्ताह की शक्ति भी दी जाती है। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों को काम दिया जाता है और साथ में उन्हें कुछ पावर्स दिए जाते हैं कि वो अपने पावर्स का रूल यूज़ करके उस काम को करें। इस नौकरशाही में कार्य करने की प्रक्रिया पूरी निर्धारित होती है। ठीक है, इस नौकरशाही व्यवस्था में किस कार्य को किस प्रकार करना है ये ऑलरेडी तय होता है। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के करने के प्रोसेस में फेरबदल नहीं कर सकता। इसमें कर्मचारी को पद सौंपन पर बांट दिया जाता है। आदेशों की एकता के सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए इसमें आदेश ऊपर से नीचे और आते हैं, संगठन एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में बताया गया कि कर्मचारियों को जो पद सौंपन में बांटा जाता है, मतलब कर्मचारियों को एक एक पद दिया जाता है जिसके ऊपर बैठ के वो काम करेंगे। मतलब कि आप सपोज करिए अगर आप किसी बड़ी कंपनी में है तो वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, मैनेजर होगा, हो सकता है डायरेक्टर भी हो वहाँ पे। ठीक है, कोई और तो और मैनेजर के साथ साथ अकाउंटेंट भी होंगे और भी अलग अलग सेक्टर्स के लोग होंगे, तो वो सब मिलकर काम करते हैं, बट सबको एक पद दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट बताया गया कि नौकरशाही में बड़े स्तर से होते हुए जो ऑर्डर हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, एक मैनेजर ने ऑर्डर दिया, उसके बाद एम्प्लॉय ने उस पर काम किया, उसके बाद एम्प्लॉय के कॉलीग्स ने उस पर काम किया, तो इस प्रकार से ये ऑर्डर दिए जाते हैं। इसमें कार्यों के निष्पादन के लिए विधिक पूर्वक व्यवस्था होती है। ठीक है, कार्यों का निष्पादन, कार्यों को किस प्रकार किया जाएगा इसके लिए पूरी की पूरी विधि है। इसमें व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाता है जिसमें वह कुशल है। ठीक है, तो किस कार्य को किस व्यक्ति को देना है ये हम नौकरशाही व्यवस्था में देख सकते हैं। इसमें पद के लिए योग्यता निर्धारित करती है। ठीक है, किसी व्यक्ति को कौन से पद पे बैठाना है ये उसकी योग्यता के आधारित पर ही दिया जाएगा। इसमें उन्हीं व्यक्तियों को चयन किया जाता है जो उस पद हेतु निर्धारित योग्यता और दक्षता रखते हैं। ठीक है, तो एक विशेषता ये भी है कि नौकरशाही व्यवस्था में केवल उसी व्यक्ति को जॉब मिलती है जिस व्यक्ति को उस कार्य को करना आता हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मैनेजर है तो अगर उसे मैनेज करना ही नहीं आएगा संगठन को तो वो क्या करेगा। इसी प्रकार उसी व्यक्ति को काम दिया जाता है जिसको वो काम आता है या फिर वो उस काम में दक्ष है। इसमें कर्मचारियों को वेतन पद सौंपन में और उनके स्तर, पद के दायित्व और सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो वेतन होता है वो उसके पोस्ट के अनुसार दिया जाता है, उसने कितना काम किया उसके अनुसार दिया जाता है। ठीक है,
यह नौकरशाही अनौपचारिक सिद्धांतों की बजाय औपचारिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, नौकरशाही व्यवस्था अनौपचारिक सिद्धांत के आधार पर, यह कह सकते हैं कि औपचारिक सिद्धांतों को अधिक मानती है। इसमें निर्णय व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की वजह से अचेत्य के आधार पर नियमों की परिधि में रहकर ही लिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कोई अगर नियम लेता है तो उसको कंपनी के जितने भी लिमिट्स हैं उन लिमिट्स को देख के ही नियम लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक में एक प्रकार से नौकरशाही व्यवस्था होती है, एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजर होता है। ठीक है, और भी काफ़ी लोग होते हैं। तो अगर कोई बैंक को कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसकी लिमिटेड कितनी है, वो कितनी लिमिट तक बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसके बाद उसे अपनी लिमिट्स को आगे का काम नहीं करना दिया जा सकता। फिर आता है, इसमें संगठन के कार्यों और गतिविधियों पर आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। इस कार्यों की फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करें कि किसी संगठन में अगर कोई काम करा जा रहा है तो उसकी एक फ़ाइल तैयार होगी, ये देखा जाएगा कि वो काम किसने कराया, पूरी तरह से चेक होगा। ठीक है, उसकी एक फ़ाइल रिकॉर्ड रखा जाता है, इसीलिए उसे फाइलिंग प्रणाली भी कहते हैं। इसमें कार्य अनुशासन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो नौकरशाही व्यवस्था में कार्य के अनुशासन पर जोर दिया जाता है। इसमें कर्मचारी तथा उसके उसके कार्यालय में भेद किया जा सकता है। ठीक है, तो कर्मचारी और कार्यालय के में भेद किया जा सकता है, मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा कार्यप्रणाली अच्छी है और कौन सी नहीं है। अब बात करें नौकरशाही की सीमाएं, मैं आपको बताऊं, सामूहिककरण सिद्धांत एकाधिकार तंत्र इसके विपरीत है। मैक्स वेबर कहते हैं कि एकाधिकार तंत्र नौकरशाही के प्रति बस सौंपन स्तर पर केवल एक व्यक्ति ही होता है, परंतु जैसे ही निर्णय एक से अधिक लोग लेते हैं वैसे ही सामूहिककरण सिद्धांत प्रारंभ हो जाता है। सामूहिककरण सिद्धांत से तात्पर्य है कि किसी कार्य को करने के लिए कई सारे लोग मिलकर काम कर रहे हों। ठीक है, चाहे वो फैसला लेना हो, चाहे फिर वो कोई और काम करना हो, वो क्या कहलाता है, सामूहिककरण। फिर आता है कि शक्तियों का विभाजन। किसी कार्य को करने के लिए अगर हम उस कार्य को बांट दें अलग अलग कार्यों में, ठीक है, जैसे सपोज करिए एक बड़ा सा कार्य है। ठीक है, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में बांट दें तो इसमें प्रत्येक शक्ति का भी विभाजन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, कार्य भी बढ़ जाएगा, तो कार्य अच्छी प्रकार से हो पाएगा। इसी प्रकार की शक्ति का विभाजन से अर्थ है कि एक उत्तरदायित्व को कार्य को 2 या 2 से अधिक निकायों में बांट दिया जाए। ठीक है, कोई कार्य या फिर कोई उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी को 2 या 2 से अधिक हम पार्टों में बांट देते हैं। इसमें सभी संबंधित निकायों को समझौता करना पड़ता है ताकि किसी एक निर्णय में पहुंच सके। ठीक है, जितने भी लोग एक कार्य को कर रहे हैं उनको एक प्रकार से समझौता करना होगा कि हम करते करते एक प्रकार से उस पर पहुँचे, रिजल्ट पे पहुँचे। अव्यावसायिक प्रशासन, व्यावसायिक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जिनके आदेश का सार्वजनिक सम्मान और सामान्यता विश्वास हो और उन्हें कार्य लाभकारी हो। अव्यावसायिक प्रशासन से तात्पर्य है कि इस व्यवस्था में केवल उन्हीं लोगों से कार्य किया जाता है, करवाया जाता है जिनका आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक सम्मान हो। ठीक है, जिनको लोग सार्वजनिक स्तर पर जानते हो कि ये लोग हमारा कार्य करेंगे, घपलेबाज नहीं है इस प्रकार की व्यवस्था में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी नौकरशाही की शक्ति को सीमित करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है, वह सभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। इसमें कई रूप हो सकते हैं, कुछ समय के लिए कार्यालय की बाहरी लॉटरी से चुनाव के और वापस बुलाने की संभावना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी नौकरशाही व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। प्रतिनिधित्व, लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधित्व नौकरशाही के अधिकार को साझा करता है, जो कि नौकरशाही की शक्ति को नियंत्रित या सीमित करने में मदद करता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व, किसी व्यक्ति को चुन के भेजा जाए किसी कार्य के लिए तो वो प्रतिनिधित्व कहलाता है। नौकरशाही व्यवस्था में इसी प्रकार है कि चुना जाता है कि कौन सा व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर रहेगा और वह निर्धारित करता है कि किस कार्य को कितना करना है। अब आता है नौकरशाही सिद्धांत की आलोचनाएं। ये भी एक महत्वपूर्ण है और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण में से एक पॉइंट है ये। इसका जो पहला पॉइंट है वो है सामान्य इच्छाओं की उपेक्षा। अगर मैं आपको बताऊं इसका सिंपल अर्थ क्या है कि नौकरशाही जो व्यवस्था लाई गई थी मैक्स वेबर के द्वारा, जो ये सिद्धांत दिया गया उसके अंतर्गत बताया गया कि नौकरशाही व्यवस्था किसी संगठन की विकास में कार्य करती है, यह बताया गया मैक्स वेबर के द्वारा। बट आलोचकों ने कहा कि नौकरशाही व्यवस्था मानव के किन किन पे हावी होती है, मानवीय व्यवहारों को वो प्रभावित करती है, मानव संबंधों को प्रभावित करती है, मानव की इच्छाओं
जैसे तत्वों की अवहेलना की गई। नौकरशाही व्यवस्था में इन सब तत्वों की अवहेलना की गई है। ठीक है, ये सब आलोचकों ने बताया। नौकरशाही में जन इच्छा की उपेक्षा वैधानिक नियमों पर अधिक महत्व दिया जाता है। तो नौकरशाही व्यवस्था में किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल इच्छा या फिर आप कह सकते हैं उसकी कोई इच्छा को सुनने की बजाय लोग विधानों में जो इच्छाएं लिखी गई हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर आता है बंद प्रणाली प्रतिमान। नौकरशाही व्यवस्था सदैव नियम व सिद्धांतों पर दृढ़ रहती है, अंततः इसे बंद प्रणाली प्रतिमान भी कहा जा सकता है। बाह्य तत्वों की अपेक्षा करने के कारण नौकरशाही को मशीनी सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बंद प्रणाली प्रतिमान से तात्पर्य है कि जो भी कार्य होता है वो किताबों में ऑलरेडी लिख चुका है, मतलब उसका प्रोसेस लिखा हुआ है वो किस प्रकार होगा और इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से ये एक मशीनी व्यवस्था भी कहलाती है। निरंकुशता। नौकरशाही में अपने पद स्थिति के कारण निरंकुशता का भाव आ जाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि नौकरशाही व्यवस्था को बुरा मानते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल कारण ये भी है कि जब वो इसलिए बुरा मानते हैं कि अगर वो अपना काम करवाने किसी संगठन में गए हैं, ठीक है, और उस पद पे कोई व्यक्ति बैठा है तो वो व्यक्ति उनसे घूस खाता है। ठीक है, काम करने के लिए घूस खाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पद का लोभ हो चुका है, मतलब उसको अपना पद बहुत ही ज़्यादा लोभकारी हो लगता है, इसीलिए तो वो क्या होगा, निरंकुश हो गए। वो किसी की नहीं सुनते, बस वो उस काम के लिए घूस खाते हैं या फिर काम नहीं करते हैं। इस प्रकार में वह नियम व सिद्धांतों के साथ अपनी बातें पर अधिक रहते हैं। ठीक है, वह लोग नियम और सिद्धांतों का पालन तो करते हैं पर उन्हें पता है कि नियम और सिद्धांत को किस प्रकार उन चीज़ों से बचना है। लॉर्ड हार्वेट ने अपनी पुस्तक नवीन निरंकुशता में बताया कि इंग्लैंड की नौकरशाही वर्णन के बारे में बताया। ठीक है, इंग्लैंड की नौकरशाही व्यवस्था के बारे में लॉर्ड ने बताया है। व्यावसायिक विकृति। रॉबर्ट के मार्टन के अनुसार नौकरशाही संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई गई है कि व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति मानसिक सताप होने लगता है। वॉर्नट ने इसे व्यावसायिक विकृति का नाम दिया। व्यावसायिक विकृति से मतलब है कि व्यावसायिक का मतलब बिजनेस और विकृति का मतलब कि कोई डिसऑर्डर। ठीक है, बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर कार्य के रिगार्डिंग किसी व्यक्ति को जब डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है। तो उन्होंने बताया कि नौकरशाही एक संगठन या किसी संगठन में इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि वो व्यक्ति को मानसिक रूप से भी परेशान कर सकती है। लचीलेपन का अभाव। सिद्धांत और नियमों के कारण नौकरशाही व्यवस्था में लचीलापन एकदम ही समाप्त हो चुका है। इसका कारण ये भी है कि व्यक्ति जो होते हैं वो प्रॉपर काम करते हैं सिद्धांत के बेसिस पे, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। फिर आता है औपचारिकता पर बल। ठीक है, यहाँ पे पर बल आएगा, औपचारिकता पर बल। नौकरशाही नियमों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर सभी के साथ समान व्यवहार करती है। सभी को एक साथ आधार पर देखा जाता है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो औपचारिकता पर बल दिया जाता है, मतलब नौकरशाही व्यवस्था में सभी व्यक्ति समान हैं, किसी के ऊपर भी बल नहीं, किसी के ऊपर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, सबको समान ध्यान दिया जाता है। शक्ति का दुरुपयोग, ये आपका लास्ट पॉइंट है। नौकरशाही व्यवस्था में शक्तियों का दुरुपयोग तो आपको पता ही है, सिंपल सी चीज़ है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता में कहें या फिर हम संगठन में कहें या फिर प्रशासन में कहें, जब कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे पहुंच जाता है तो उसे अपनी शक्तियों का पता चलता है। फिर वो चाहे तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी का भी काम करवा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति किसी भी जान पहचान वाले का काम करवा सकता है। आजकल आपको पता ही है कि जो भी सरकारी काम होते हैं अधिकांश काम रेफरेंस के थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, जॉब्स भी रेफरेंस के थ्रू ही लग जाती हैं। तो ये एक प्रकार की व्यवस्था है जो कि हमारे देश में भी फैली हुई है कि शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका आज का चैप्टर जिसमें मैंने नौकरशाही व्यवस्था के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं आपकी बुक्स में लिखे हैं वो सब मैंने आपको डिस्कस करे हैं। अधिकांश पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करिए, बट अगर आपको लगता है कि कोई छूट गया है तो आप उसको बुक से ज़रूर कवर करिए और आप हमें भी ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको वीडियो के रिगार्डिंग नोट्स और बाकी सब चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।